तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का वहां हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे बढ़िया से। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जाने थे और यूनिट वगैरह सारी बातें वहां पर सीखे थे हम लोग। उसके बाद वहीं पर शुरू किए थे, उसी वीडियो में हम लोग शुरू किए थे, उसी क्लास में शुरुआत किए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वहां हम लोग बनाए थे कि 5 फैक्टर होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने के लिए। 5 फैक्टर है। और कौन कौन से फैक्टर है तो यहाँ लिखा हुआ है कि एटॉमिक साइज, नेचर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, फोर्थ में है न्यूक्लियर चार्ज, और फिफ्थ में है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये 5 फैक्टर है, जिसमें से एक फैक्टर हम लोग पढ़ाई किए थे। एटॉमिक साइज पढ़े थे। और एटॉमिक साइज में हम लोग ये सीखे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब इसका ये हुआ कि अगर एटॉमिक साइज घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। सिंपल बात है कि साइज जब छोटा होगा तो उस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका साइज छोटा है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक है। साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां कमजोर हो जाएगा, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ये हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ लिए थे, सीख लिए थे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को जी? यस सर, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ बात यह है कि हमेशा ऐसा ही नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही नहीं हुआ। ये एक कंसेप्ट है, जनरल विचार है, जनरल एक कंसेप्ट है, अवधारणा है। लेकिन कभी कभी इसका बहुत सारा अपवाद है, कभी कभी नहीं, इसका बहुत अपवाद है, बहुत एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी ऐसा होगा कि साइज छोटा होगा, किसी एटम का साइज छोटा रहेगा, लेकिन उसका आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज छोटा होगा लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, होना तो चाहिए साइज छोटा पर आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक, लेकिन ऐसा बहुत अपवाद मिलेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम रहे, ऐसी साइज भी छोटा रहे और उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम रहे। जी, इसी चीज को सीखने के लिए अदर सब जो है अगला फैक्टर है। इसमें से एक फैक्टर जो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये बात यहाँ लिखे है। ऑर्बिटल सबसेल है, आप जानते हैं कि 4 गो सबसेल है, एसपीडीएफ है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए कि एक एटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक न्यूक्लियस ले लिए और इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसा हो। हम लोगों को मालूम है कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल और केवल एस सबसेल होते हैं। दूसरे ऑर्बिट में 2 गो सबसेल होते हैं, एस और पी भी होते हैं। तीसरे में आपको एस पी डी होते हैं। चौथे से एस पी डी एफ होते हैं। चौथे से ऊपर जो भी ऑर्बिट है उस सभी ऑर्बिट में चारों सबसेल रहेगा, एस पी डी एफ रहता है। जी सर, ये तो बात है। ये बात आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ाई किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में खूब बढ़िया डिटेल से आपने पढ़ाई किया है। यहाँ एक बात सोचो, यह एक बात ध्यान दियो कि पहला ऑर्बिट में तो केवल एगो सबसेल है सर, कोई बात नहीं है। ठीक है, पहला में तो एगो सबसेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें हम लोग दूसरे ऑर्बिट की बात करें, तो दूसरे ऑर्बिट की बात करते हैं सर। तो दूसरा ऑर्बिट में 2 गो सबसेल है, एगो एस है और एगो पी है। अब आप देखो, अब आप ध्यान दीजिए कि एस सबसेल होगा, वह न्यूक्लियस के थोड़ा करीब होगा। किसके तुलना में? तो पी सबसेल के सर। हाँ सर, ऐसा होगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट का में सेकेंड ऑर्बिट में जो एस और पी है, तो एस सबसेल जो होगा
वह न्यूक्लियस के थोड़ा क्लोज होगा एज कंपेयर टू पी सबसेल। जी सर। उसी तरह से अगर एस पी डी भी रहता, एस पी जिस ऑर्बिट में 3 गो सबसेल है एस पी डी, तो उसमें आप करोगे कि एस जो देखोगे वह न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा पी के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से पी थोड़ा ज्यादा क्लोज होगा डी के रेस्पेक्ट में सर। अब अगर चारों सबसेल रहे किसी ऑर्बिट में, एस पी डी एफ चारों रहे, तो यहां क्या होगा कि चारों रहेगा तो इस चारों में एस जो होगा सबसे क्लोज होगा, पी उसे थोड़ा सा दूर, डी उसे दूर, और एफ सबसे अधिक दूर रहेगा। जी सर, ऐसा होगा। अब क्या होगा सर? तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के जितना ही क्लोज रहेगा, नाभिक के जितना ही क्लोज इलेक्ट्रॉन होगा, वहां उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही अधिक रहेगा। जी सर, ये भी बात जानते हैं। तब आप थोड़ा विचार करो। आप विचार करो कि कोई एक ऑर्बिट है जिसमें 2 गो सबसेल है, एस और पी दोनों है। एस में भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, पी में भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो आप देखोगे, आप विचार करो, थोड़ा सा सोचो, हाँ इमेजिन करिए कि जो एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी ना न्यूक्लियस खींचेगा, अब पी सबसेल वाले इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस खींचेगा, दोनों को खींचेगा। लेकिन एस सबसेल थोड़ा न्यूक्लियस के क्लोज है एज कंपेयर टू पी सबसेल। तो यहां एक बात स्पष्ट होगा, यहां एक बात दिख रहा होगा आपको कि एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्टेड है एज कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन। जी सर, ऐसा होगा। अब आप सोचो, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, एस से भी निकालना हो और पी से भी निकालना हो, तो एस से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन को और पी से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना। ऐसे हम कोई एग्जांपल नहीं दे रहे, ऐसे ही आपको समझाना चाह रहे हैं। तो सर जब एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी क्लोज है, तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक कठिनाई होगी। मतलब कि एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होगी एज कंपेयर टू पी सबसेल। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को कि पी सबसेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो और एस सबसेल से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, तो अधिक एनर्जी किस में लगेगा? किस में लगेगा अधिक एनर्जी? अब सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पर। अच्छा सर, एस से निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए और पी से निकालने में कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस से काफी मजबूत फोर्स से बंधा हुआ है, जबकि पी इलेक्ट्रॉन उतना मजबूती से अट्रैक्ट नहीं है जितना कि एस इलेक्ट्रॉन है। वाह, ये तो बात आया ढंग सर। अब आप ऐसा ही सोचो, ऐसा ही इमेजिन करो कि कोई एक ऑर्बिट है जिसमें 3 सबसेल है, एस पी डी भी है, और इलेक्ट्रॉन निकालना हो, अर्थात एस से निकालना हो, पी से निकालना हो, डी से निकालना हो, तो सबसे कठिन होगा, अर्थात सबसे अधिक एनर्जी लगेगा एस से निकालने में, उससे थोड़ा कम एनर्जी लगेगा पी से निकालने में, और उससे भी कम हो जाएगा डी से। अच्छा सर, तो अगर चारों होता सब सेल, तब आप ऐसे ही सोचिए, चारों होता तो सबसे कम एनर्जी लगेगा आपको एफ सबसेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उससे थोड़ा अधिक लगेगा डी से, उससे अधिक लगेगा पी से, और सबसे अधिक एनर्जी लगेगा सर एस से लगेगा। बात सही है। तो अब यहाँ एक बात हम लोग कर सकते हैं, एक बात यहाँ कर सकते हैं सर, लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वह किस ऑर्डर में बढ़ेगा सर? तो आपको सबसे कम, सबसे अधिक एस से, इससे थोड़ा कम पी से, इससे कम डी से, और सबसे अधिक आपको सबसे कम हो जाएगा एफ से।
यानी कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी के घटते हुए क्रम में है। ये घटते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एस से अगर निकाला जाए तो उसके लिए एनर्जी आपको सबसे अधिक लगेगा। पी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, डी में सब कम हो जाएगा, एफ में और कम हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, ये कंसेप्ट हुआ। अब इसका रियल एग्जांपल लेकर हम लोग करते हैं। यहाँ कंसेप्ट पहले दिमाग में रखेंगे तब ना क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सर ढंग आ गया, ये तो बात समझ में आ गया। अब आप और आगे बताइए, इसका कुछ एग्जांपल सही में बताइए। तो देखिए, बहुत इजी एग्जांपल आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। इसका हम लोग को तुलना करना है सर। तो बेरिलियम है, बेरिलियम और बोरॉन। तो आप इधर से जानते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा, डिक्रीजेज करेगा। तो हम एक बात यहां पर, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड है, 1 मिनट लिख देते हैं थोड़ा स्पष्ट। सेकंड पीरियड है और ये बेरिलियम है और उसके बाद बोरॉन है सर। तो एक ही बात यहां पर क्लियर हुआ कि एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम। ठीक है जी। तो इस आधार पर आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन शुड बी मोर देन बेरिलियम। जी सर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा ये होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। होना चाहिए, शुड बी मोर देन बेरिलियम होना चाहिए, बट बट एक्चुअली बट एक्चुअली, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। ये बात होता है सर, ये बात ऐसा होता है। देखिए, आप लोग ये जो आपने पढ़ाई किया है, इस आधार पर साइज बोरॉन का छोटा है, तो जब साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन शुड बी मोर देन बेरिलियम होना चाहिए, बट एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। हाँ, ऐसा होता है। साइज भी बड़ा इसी का है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसी का अधिक है। तो सर ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? अब इसको समझने के लिए अब आपका इसका कन्फिग्रेशन लिखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। कन्फिग्रेशन लिखना होगा सर, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 और 2s2। ठीक है, बोरॉन, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2, 2s2 और 2p1। जी सर, ये तो बात हुआ। अब आप यहां से करो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो, एक इलेक्ट्रॉन निकालो यहां से। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा सर? तो एस से निकलेगा, एस से निकलेगा। दूसरा ऑर्बिट है तो दूसरे केस से निकलेगा। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद इसका कन्फिग्रेशन 1s2 और 2s1 सर। इसमें जो एनर्जी लगेगा, इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे I1
फर्स्ट बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलेंगे सर। ठीक है, आप इसको देखो, यहां से निकालो, बोरॉन से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालो सर। तो बोरॉन से निकालिएगा तो आप यहां देख रहे हैं कि दूसरा ऑर्बिट में यहां पर दो गो सबसेल है, एस भी है और पी भी है। जी सर। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एस से निकलेगा कि पी से निकलेगा? तो सर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो आपको पी से निकलेगा तब एस से निकलेगा। अगर एस पी डी रहता तो डी से निकलेगा तब पी से तब एस से निकलेगा। जी सर। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, तो पी सबसेल से। बहुत बढ़िया, यहां से निकलेगा, पी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से निकलेगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर किससे, तो आपको पी से ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहां निकाल दीजिए, तो 1s2 2s2 और 2p0 सर। बहुत बढ़िया। यहां पर जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग आई ई फर्स्ट बोलेंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखो कि बेरिलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एस से निकल रहा है, जबकि बोरॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, पी से निकल रहा है। अभी आपको हम इन्हें यहां पर समझाया है, अभी आपको यहां पर समझाया है कि एस सबसेल जो होगा वह पी के तुलना में अधिक न्यूक्लियस के करीब होगा। एस सबसेल जो होगा पी के तुलना में अधिक क्लोज होगा। तो पी में, एस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस भी काफी मजबूती से पकड़े रहेगा सर। हाँ सर, ये तो बात ठीक है। तो अब जब काफी मजबूती से पकड़े रहेगा तो उसको निकालने में अधिक एनर्जी की जरूरत होगी एज कंपेयर टू पी सबसेल। समझ में आया बात ये? जी सर, समझ में आ रहा है बात ये। अब यहां पर इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि आई ई फर्स्ट ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन आई फर्स्ट ऑफ बोरॉन, ऐसा बोलते हैं सर। ऐसा क्यों है, तो दिस इज ड्यू टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम रिमूव फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, but first electron of boron remove from 2p orbital, 2p orbital। देखिए, ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को जी? ये बात स्पष्ट हुआ? हाँ सर, ये स्पष्ट हुआ, स्पष्ट अभी आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर। ये ऐसा हुआ। यहाँ मेन ध्यान यहाँ पर देना है कि ये निकल रहा है 2s से और यहाँ निकल रहा है 2p से सर। इसलिए ऐसा होगा कि p से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। ये सर, आप देख रहे हो, इस रूल का, इस कंसेप्ट का ये एक्सेप्शन हो गया। हाँ, यही बता रहे थे कि बहुत ऐसा मिलेगा कि इसका अपवाद मिलेगा। जी सर, ये तो हो गया। थोड़ा और हम लोग देखते हैं, कुछ और कंपैरिजन करते हैं और एलिमेंट को लेते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल का ये, क्वेश्चन का ये।
कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg एंड Al, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का। तो इसको हम लोग बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कि ये सेकेंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जी, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का कौन है? आप जानते हैं मैग्नीशियम एल्युमिनियम बहुत सारे जानते हैं, तो यहाँ तो Mg है और एल्युमिनियम है, तो इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज एल्युमिनियम इज लेस देन Mg। हाँ सर, लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज घटता है, ये तो बात जानते हैं, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घट जाता है सर। ठीक है, तो जब एल्युमिनियम का साइज कम है और मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, इसलिए हम लोगों को होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ शुड बी लेस देन एल्युमिनियम, ऐसा होना चाहिए। बट बट एक्चुअली एक्चुअली आयोनाइजेशन Mg मोर देन एल्युमिनियम। जी सर, होना तो चाहिए एटॉमिक साइज के आधार पर मैग्नीशियम का कम होना चाहिए, एल्युमिनियम का अधिक होना चाहिए, परंतु वास्तव में मैग्नीशियम का ही आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम के आयोनाइजेशन एनर्जी से अधिक हो जाता है सर। कैसे अधिक हो जाता है, अब इसको देखिए, कैसे अधिक हो जाता है इसको देखिए। अब इसको करने के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है। तो ये आपका मैग्नीशियम रहा, एटॉमिक 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ओ, अब तो दिखाई पड़ गया आप लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए तो यहां से निकालिएगा सर, तो ये निकलेगा किससे, निकलेगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको निकलेगा कहां से, तो सर 2s से नहीं, इसका निकलेगा 3s से निकलेगा, और इसका निकलेगा सर 3p से निकलेगा। तब तो आप अब लगा सकते हो वही कंसेप्ट कि सर इसका इलेक्ट्रॉन तो s से निकल रहा है जबकि इसका p से निकल रहा है। तो हम जानते हैं कि p से इलेक्ट्रॉन को निकालना s के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, कम एनर्जी देना पड़ेगा तो निकल जाएगा सर। हाँ सर, ऐसा तो जानते हैं हम लोग। तो यही तो कारण है, यही तो कारण है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg ग्रेटर देन IE ऑफ, ऐसा ग्रेटर देन एल्युमिनियम। दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, आप यहाँ फर्स्ट भी लिख सकते हैं, आई फर्स्ट लिख सकते हैं यहां से। दिस इज ड्यू टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम मैग्नीशियम रिमूव फ्रॉम 3s ऑर्बिटल, बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम रिमूव फ्रॉम 3p ऑर्बिटल। हाँ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर, ये तो बात समझ में आ रही है। एक और चीज आप लोग देखो, एक और चीज को आप लोग देखो, एक और चीज को कंपैरिजन करो, एक और चीज को देखो।
हम यहां पर कर रहे हैं वही तीसरा कहिए, यहाँ क्वेश्चन कहिए, बना लीजिए क्वेश्चन। यहां हम बात करते हैं कंपेयर आई सेकेंड ऑफ mg, आई सेकेंड ऑफ mg। आई सेकेंड ऑफ mg। नहीं, अभी नहीं करो, इसको नहीं करो, इसको ऐसा नहीं करोगे। इसको थोड़ा सा एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ ले रहे हैं, तब हम लोग इसकी बात करेंगे। हाँ, तब बात करेंगे। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। होमवर्क में एक क्वेश्चन ले सकते हैं। HW कंपेयर IE ऑफ IE आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम एंड गैलियम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम एंड गैलियम, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ये तो ढंग आया आप लोगों को जी। दूसरा फैक्टर तो ढंग आ गया। ये आप कर सकते हो, दोनों का कंपैरिजन वैसे ही लिख दोगे, कन्फिगरेशन लिख दोगे। कन्फिगरेशन लिखने के बाद आप देखोगे अपने आप आ जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा आप लोग से। प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग हैं। तो ये आपका रहा नेचर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। बस इसमें आपको अब एक ही बात याद रखनी है, एक ही बात याद रखनी है कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं हम लोग, तो किस सबसेल से निकलता है? एस से, पी से, डी से, एफ से। और उसके आधार पर इसको रटना नहीं होगा, इसको रटने से थोड़े होगा। हाँ, थोड़ा जो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, इसको दिमाग में रखेंगे, मेमोरी में रखेंगे। और जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो उसको हम लोग अब केवल साइज पर ही आप नहीं विचार करेंगे, आप अदर फैक्टर पर भी विचार करेंगे। अब दो को चीज पढ़ लिए तो दो को फैक्टर पर विचार करेंगे। आइए तीसरा फैक्टर हम लोग सीखते हैं। तीसरा फैक्टर सीखते हैं। तीसरा फैक्टर इसका है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल याद करिए। हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है, हाफ फील्ड, हाफ, तो हाफ फील्ड जैसे एस, एस में तो कोई बात नहीं, एस में तो वन रहेगा था, तो फुल हो जाएगा। पी की बात करिए तो P3, P6, डी में D5, D10, एफ में F7, F14। हाँ, ये फुल हो गया और ये हाफ हो गया। तो ये जो आपका एक आपका होता है क्या चीज? पार्शियल, पार्शियल फील्ड। तो पार्शियल फील्ड का मतलब हुआ कि पी में 3 और 6 को छोड़कर, पी में 3 और 6 को छोड़कर बाकी कुछ भी रहेगा तो वो कहलाएगा पार्शियल कहलाएगा सर। आप ये डी में 5 और 10 को छोड़कर बाकी कुछ भी रहेगा तो वह आपको पार्शियल कहलाएगा। तो ये आपका ये इसका तो कुछ होगा ही नहीं पार्शियल। यहां पर आपको पी में P1 हो, P2 हो, P4 हो, P6 हो, P5 हो जी, या डी में से लेकर D4 हो एंड D6 से D9 तक हो। तो उसी तरह से एफ में 1 से आपको F6 हो एंड F8 टू F13 हो। ये सब है पार्शियल फील्ड। तो पार्शियल फील्ड है तो ये आपका क्या है? लेस स्टेबल है। और ये दोनों आपका क्या है? मोर स्टेबल है। जी सर, ऐसा रहे, हाफ रहे, ना फुल रहे,
ये दोनों बात जो है अधिक स्टेबल होता है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़े हैं, इसको प्रूव भी किए हैं, सब कुछ किए हैं। इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। हम लोग ये जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाई कर लिए हैं। अगर भूल गए हो तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉपी खोलिए और देखिएगा, वहां एक क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन बनाकर इसको सिखाए थे कि व्हाई हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। उसका दो का कॉज था, एक आपको हायर एक्सचेंज एनर्जी बताए थे। हाँ, एक्सचेंज एनर्जी बताए थे। अब मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दो कॉजेज बता ये, मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक था हायर एक्सचेंज एक्सचेंज एनर्जी। आप देख लोगे, वहां से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से ये बात अभी आप दिमाग में ये रख लेना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। तब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ इसके आगे विचार करेंगे। आइए विचार करते हैं, यहाँ विचार करते हैं कि सर ये क्या होगा। अब आप सोचो, आप अब ऐसे विचार करिए कि कोई दो एटम हो, कोई दो एटम हो। हाँ, दो एटम हो, और दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और दोनों का पी से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दोनों से पी से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक जो एटम है उसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। एक एटम है जिसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो एटम है उसके पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ रहे हैं? हाँ, दो एटम है और दोनों से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लेकिन दोनों का जो बाहरी जो ऑर्बिटल है वह पी ही है। एक एटम के पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे एटम के पी में 4 इलेक्ट्रॉन है सर। ठीक, आप दोनों से इलेक्ट्रॉन को निकालो, तब आपका सेकंड फैक्टर वहां पर काम नहीं करेगा। दूसरा जो फैक्टर वो काम नहीं करेगा। दूसरा फैक्टर तब काम करेगा जब सबसेल अलग अलग हो, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो। लेकिन यहां हमने बताया कि दोनों एटम का सबसेल पी ही है। हाँ, लेकिन उसमें अंतर यह है कि पी, एगो एटम के पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे एटम के पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन दोनों से निकालना है, तो अब ये देखना है कि क्या वहां एनर्जी किस में अधिक लगेगा। तो अब वहां पर इस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का वहां पर यूज करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होगा वह मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। जी सर। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब मोर स्टेबल होगा, तो जो अधिक अस्थाई है उसे इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो निकलने देगा? नहीं निकलने देगा, कहीं से नहीं देगा। अरे जो फूल रूप से अस्थाई है और उससे आप इलेक्ट्रॉन खींचने जाएंगे तो खींचने ही नहीं देगा, पकड़ेगा, कह भाग, चल इधर इधर, नहीं खींचने देगा। हाँ, खींचने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि जो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल होगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहिएगा, तो अधिक एनर्जी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। हाँ सर, मतलब कि अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है, अब पी में 4 है तो पार्शियल फील्ड है। तो हाफ फील्ड जो है वो तो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू P4। P3 ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन P4 ऑर्बिटल। हाँ, तो जब अधिक स्टेबल है तो उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको, आधा भरा हुआ जो ऑर्बिटल होगा उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक एनर्जी की जरूरत होगी सर। तो जो दो एटम है, आपको अभी हम बता रहे थे इमेजिन करने के लिए कि दो एटम है, एक आपका पी में 3 इलेक्ट्रॉन है
और दूसरे में P के में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये बताइए कि अधिक एनर्जी किसको लगेगा? तो सर 3 वाला से, जिसमें P में 3 को भरेगा उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक एनर्जी की जरूरत होगी, तो उसका आईपी अधिक हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक हो जाएगा। ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठ गया? कंसेप्ट बढ़िया हुआ ये? हाँ सर, ये तो स्पष्ट हो गया, बात तो सब समझ में आ गई सर। अब इसको थोड़ा सा रियल में हम लोग देखें, ऐसा क्या है, ऐसा है कैसे? तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग, आइए देखते हैं क्या देखेंगे सर। कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जी सर, बढ़िया है। तो यहां हमको करना है, तो ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर। सेकंड पीरियड का एलिमेंट आपका जानते हैं कि ये बेरिलियम, बोरॉन है, बेरिल है, और आइए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन भी है। नियोन को दीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, उसका तो अलग कहानी है, इनर्ट गैस में है। जी सर, तो इधर से जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज। हाँ, हम लोग पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल के एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटते जाता है। जी बहुत बढ़िया। तो हमको तुलना करना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आयोनाइजेशन एनर्जी की बात। तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज नाइट्रोजन के साइज से छोटा है। हाँ, यहाँ है बिल्कुल। तो हम लोग कहेंगे कि एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। देयरफॉर यहां पर हम लिख देते हैं कंपेयर आई फर्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी ग्रेटर देन, शुड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन should be less than ऑक्सीजन, जी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो सर नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ऐसी एक मिनट, ऑक्सीजन का साइज छोटा है और नाइट्रोजन का साइज बड़ा है। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का साइज बड़ा है और ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, और ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होना चाहिए। वही बात लिखे हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। बट बट एक्चुअली बट एक्चुअली, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन
ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ओ, ऐसा होता है सर। हाँ, ऐसा होता है सर। वास्तव में ये होता है, एक्चुअली ये बात है ये। तो सर यहाँ पर अब बातें क्या है तो समझेंगे। एक और चीज समझिए, खूब बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन का चीज है। यहाँ जो बात हम लिखे हैं, यहाँ जो बात लिखे हैं कि एटॉमिक साइज ऑफ ओ इज लेस देन एन। हाँ, ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन के साइज से छोटा होता है। ये 100% ट्रू है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारा राइटर लो, बहुत सारा बुक में, किताब में कंफ्यूजन का चीज है, इसलिए आप लोग बढ़िया समझ लीजिए, किसी की इधर उधर के फेरा में आप नहीं पड़ेंगे। कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है। सिंपल बात है। लेकिन बहुत सब किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और ऑक्सीजन का साइज बड़ा है। लेकिन ये जो बात लिखा हुआ है, ये बात सही नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, ये बात गलत है, उसके फेरा में मत पड़ेंगे। बहुत सारा बुक में मिल जाएगा ऐसा। लेकिन आप जाकर एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा तो यही लिखा हुआ है। हाँ, यही लिखा हुआ है। इसलिए इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन परंतु इसमें कुछ नहीं लगना चाहिए। जी सर, नहीं लगेगा। अब आइए बात यहाँ, अब ये ऐसा क्यों हुआ। होना तो चाहिए आपका ऑक्सीजन का आईपी अधिक होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, और नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ना, नाइट्रोजन का ही अधिक हो जाता है और ऑक्सीजन का कम हो जाता है सर। तो इसका जवाब अब कहां से मिलेगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ है। नाउ आप सोचो, आप सोचो, इसका कन्फिग्रेशन लिखो तब आपका क्लियर होगा। कन्फिग्रेशन लिखो, नाइट्रोजन का 7 है तो 1s2, 2s2 और 2p3 हो गया। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो, 8, 1s2, 2s2 और 2p4 सर। ठीक, अब क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकालो यहां से, ये और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो निकाल दीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन, तो निकाल दीजिएगा तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। एगो निकल गया है, 3 गो तो है तो एगो निकल गया है, तो अब 2 गो ना बचेगा। एक तो यहां से निकल ही गया है एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक तो निकल ही गया है, ये बच गया। इसके लिए जो एनर्जी की खर्च हुई, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, उस एनर्जी को ही बोलते हैं हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको आईपी फर्स्ट लिखिए चाहे आई फर्स्ट लिखिए, बात बराबर है। आयोनाइजेशन एनर्जी का 3 नाम है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डेल्टा एच, आईपी, आई, बस कोई बात नहीं है। जी सर, बढ़िया है। यहां से देखो, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, पी से निकलेगा सर। जी निकलेगा, पी से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां देखो, यहां निकाल दीजिए तो 1s2, 2s2 और 2p3। 4 गो में से एक निकल गया तो 3 ही ना बचेगा। और इसमें जो एनर्जी लगा, उस एनर्जी को बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन से निकालने में जो लगेगा नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा सर, ये तो बात बढ़िया हुआ। अब सोचो, अब देखना ये है ये दोनों में अधिक कौन है। तो आप देखो, ये आपको देखो, नाइट्रोजन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है सर ये। और ये देखिए क्या है, 2p4 है, 4 गो है, तो ये कहलाएगा सर पार्शियल फील्ड।
पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। जी सर। अब तो हम लोग ये बात जानते हैं, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। तो जब ये अधिक अस्थाई है तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होगी और इसके निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी। सिंपल है। समझ में आया? हाँ सर, ये कहानी तो समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ हम लोग तो बात ये लिख सकते हैं स्पष्ट, यहाँ कंक्लूजन इसका लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसलिए आयोना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ये बात तो लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन रिमूव फ्रॉम हाफ फील्ड ऑर्बिटल, but first electron of oxygen removed from partial field orbital. Therefore, more amount of energy will be required to remove an electron from 2p orbital. ये बात है। अच्छा सर, ये बात तो आया ढंग। बहुत बढ़िया है। अब एक बात सोचो, अब हम बात ये कर रहे हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे और आगे बात कर। एक काम करो, एक विचार करो। विचार ये करो कि सर थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये इतनी आगे जगह कम है, इसको मिटाकर थोड़ा और नजदीक नजदीक लिखते हैं। 1s2 2s2 और 2p2 है। इसको लिखते हैं ऐसे, 1s2 2s2 और 2p3 है। हम ये कह रहे हैं कि आप जानते हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जानते हो? जी सर, जानते तो हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें आपको हमने बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की जरूरत होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसी का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आवश्यकता होती है उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, अगर उसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या होता सर? तो आइए निकाल कर देखते हैं। आइए निकाल कर देखते हैं। यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक और इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो निकाल दीजिए। तो निकालने के बाद 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। जी सर। तो यहां जब अब निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जरूरत पड़ा था सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जी, बढ़िया है। अब आप आइए कि सर ऑक्सीजन से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकालिए। निकाल देते हैं। इसमें लिए जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। यहां निकालने के बाद इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा सर। ये बढ़िया है। 2p2 हो। अब आप देखो, यहां तो हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर लिए। अब इसी तरह से तुलना यहां भी करेंगे कि नाइट्रोजन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीजन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में तुलना करना है। तो करिए ना, कौन मना कर रहा है? यहां आप देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको 2p से निकल रहा है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको 3p से निकल 2p3 से निकल रहा है सर। तो ये तो आपका यहाँ पर क्या है? हाफ फील्ड है सर, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये क्या है सर? तो ये पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है। पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है। अब आप सोचो कि नाइट्रोजन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी
और ऑक्सीजन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इस दोनों में अधिक कौन होगा? सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना। दोनों में अधिक कौन होगा? सोचो सोचो। नाइट्रोजन का सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2p2 से, यानी कि पार्शियल फील्ड है, जबकि ऑक्सीजन का निकल रहा है सेकेंड इलेक्ट्रॉन 2p3 से, p3 से, जो कि हाफ फील्ड है। तो क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो सीधा बात दिख रहा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, therefore more amount of energy will be required to remove an electron from 2p3 orbital as compared to 2p2 orbital. Hence ip second of oxygen will be greater than ip second of nitrogen, sir. तो यहां बात अब हम लिखना चाह रहे हैं, यही यहां कंप्लीट करना चाह रहे थे कि but ionization energy, second ionization energy of O is greater than second ionization energy of nitrogen. This is due to, this is due to half filled orbital, this is due to half filled or half filled orbital and partial filled orbital, partial filled orbital। हाँ सर, ये बात तो एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को जी, किसी को? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है? नहीं होगा कंफ्यूजन सर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम का कोई जगह ही यहाँ नहीं है कि होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डालेंगे हम, इस पर आप जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में भी है, जिसको आप लोग बनाएंगे। कंसेप्ट यही है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, एक और चीज यहाँ पर थोड़ा विचार आप कर सकते हैं। दूसरा दूसरा जो फैक्टर बताए थे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो वह फैक्टर यहाँ पर नहीं लगने वाला है सर, वह फैक्टर यहाँ नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला है? तो वह तो फैक्टर तब लगेगा कि जब सबसे अलग अलग हो। हाँ, एस पी डी एफ अलग अलग हो, वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भी तो पी से ही निकल रहा है, यहाँ से भी पी से निकल रहा है। हाँ, पी से ही निकल रहा है, इसलिए ये काम, ये फैक्टर जो है वहां काम नहीं करेगा, आपको नहीं करेगा। एटॉमिक साइज काम कर नहीं रहा है। जी सर। अब इस पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, इस पर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में है, करोगे आप लोग। एक बात और आइए, एक बात और आइए। एक बात और आइए, समझिए इसको। हम एक क्वेश्चन यहां पर दें, एक क्वेश्चन दें। कंपेयर आई ई फर्स्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उस सभी का कंपेयर करना है।
पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड का है उसी का कंपैरिजन, तो उसका कंपेयर करना है सर। तो आपको सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिखना होगा। सेकंड पीरियड है तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। जी सर, ये बात तो सही है। नियॉन को छोड़ दीजिए, नियॉन तो आपका इनर्ट गैस है, जो प्रत्येक पीरियड में जो इनर्ट गैस है वह काफी मोस्ट स्टेबल है। वह तो किसी भी शर्त पर आपको इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं कहेगा, देना ही नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना ही बहुत ही कठिन है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे अधिक तो उसका होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आइए बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, साइज डिक्रीजेज, बिल्कुल सही है। तो जब साइज डिक्रीजेज करेगा तो हम लोग जानते हैं कि आई ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। जी, तो इस तरह से कहानी इसमें ऐसा बन जाना चाहिए, इस तरह से कहानी, जब साइज घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा ही सेम सेम है, सामान्य कंसेप्ट यही है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ एक्सेप्शन है। एक यहाँ पर अपवाद है और एक अपवाद यहाँ पर है सर। यहाँ अभी हम लोग पढ़े हैं कि इससे अधिक ये होता है और इससे अधिक इसका होता है, ये होता है सर, ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है सर, ये तो होता ही नहीं। हाँ, क्यों ऐसा होता है, ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, ये बात तो बढ़िया है, ये बात तो बढ़िया है। अब इसको हम लोग को सही सही क्या होगा, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर सबसे कम तो लिथियम का है, ये बात सही है, इससे थोड़ा सा अधिक होगा बोरॉन का, इससे अधिक होगा बेरिलियम का सर, देख रहे हैं, इससे अधिक ये, इससे अधिक ये है, तब इससे अधिक ये है, हाँ ये सर होगा। फिर इससे अधिक क्या होगा, तो ऑक्सीजन का होगा, और ऑक्सीजन से अधिक नाइट्रोजन का होगा सर, और नाइट्रोजन से अधिक एफ का होगा। अगर इससे भी अधिक की बात होगा तो यहाँ एन ही होगा, यहाँ आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, नियॉन भी होगा सर, ऐसा जोड़ सकते हैं, जोड़ना हो तो जोड़ लीजिए। हाँ, ये बात सही हुआ, ये करेक्ट ऑर्डर हुआ, ये ढंग आ गया आप लोगों को। तो तीसरा फैक्टर भी आप लोगों को ढंग आ गया, तीसरा फैक्टर भी आपको ढंग आ गया सर। आइए हम लोग एक और फैक्टर पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, चौथा फैक्टर भी हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो चौथा फैक्टर में आप जानते हैं, चौथा फैक्टर में जानते हैं आपकी आ, आपका लिखा हुआ है न्यूक्लियर चार्ज, चौथा फैक्टर आपका क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज है सर। आइए समझते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग समझते हैं। चौथा फैक्टर आपका है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर मने नाभिकीय, चार्ज मने आवेश, तो नाभिकीय आवेश है सर।
तो नाभिकीय आवेश, तो नाभिक में चार्ज रहता क्या है? तो प्रोटॉन रहता है सर। नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है ना। न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं ना। ये तो चार्ज तो इसी प्रोटॉन के कारण होता है। ये तो न्यूट्रल होता है, तो चार्ज होता नहीं, इसी पर चार्ज होता है। तो सीधा सी ये आपका प्रोटॉन है, जिस पर आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपका क्या है? न्यूट्रॉन है, जिस पर कि कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है। चार्जलेस है, चार्जलेस है। आ, जीरो चार्ज है सर ये। तो यहां बात है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा सर? न्यूक्लियर चार्ज बराबर चार्ज इन न्यूक्लियस। चार्ज इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में चार्ज वाला कौन सी है? तो प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन्स। जी। तो एक बात और हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि चार्ज बराबर जेड, बराबर जेड सर। जेड आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर आपको मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है सर। हाँ। तो प्रोटॉन पर आप जितना ही बढ़ेगा उतना ही चार्ज बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। तो हम लोग एक बात और क्लियर कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विथ विथ इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। बात सही है। अब आप सोचो यहां, ये बात सोचिए, क्या सोचिए सर, कि कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है, यही अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है। तो न्यूक्लियस क्यों खींचता है? तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको खींचता है। तो कौन अधिक खींचेगा? कौन अधिक खींचेगा? तो जहां न्यूक्लियस में चार्ज अधिक होगा, वह जो है इलेक्ट्रॉन को काफी मजबूती से खींचेगा। आज जब काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। सिंपल फंडा है ये। तो एक बात तो यहां पर अब क्लियर होते हुए नजर आ रहा है कि अगर नाभिक में चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। अर्थात क्या होगा सर यहां? तो यहां होगा न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, देखिए तो ऐसा समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जी सर। अब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जब बढ़ेगा, तब क्या होगा? आपका आयोनाइजेशन एनर्जी आईई भी बढ़ेगा। गौर करिएगा, यहां हमने बोला कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ेगा? तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा सर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बिल्कुल एटॉमिक नंबर बढ़ेगा।
हाँ सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप आओ देख लो। आप देख सकते हो। आप कह सकते हो कि सर ये कहीं भी कह सकते हो, कहीं भी कह सकते हो। यही कारण है कि पीरियड में आपको बढ़ते जाता है आ, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन है। 1500 ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है। ये बात है। तो यहां तो प्रोटॉन आपका, यहां न्यूक्लियर चार्ज जेड जो है, न्यूक्लियर चार्ज, एक मिनट, ऐसा लिखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी लिखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज माने जेड। यहाँ पर तो आपका 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से इसमें आ गया जी? ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये ना हो जाएगा? ये वहां से आया। 16 है ये आपका, ये 17 है, और ये आपका 18 है। सिंपल बात है कि आपका जैसे जैसे एक पीरियड में जा रहे हो, एक पीरियड की बात करें, पीरियड में जैसे जैसे जा रहे हो, नाभिक में, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है, तो नाभिक का चार्ज बढ़ते जा रहा है। लेकिन ऑर्बिट की संख्या तो सब में क्या है, सेम है। ऑर्बिट सेम है, चार्ज बढ़ते जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता है, और इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है। बीच बीच में एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन वह अपवाद तो बहुत सारा दूसरे कारण से है। एक जनरल कंसेप्ट ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। यही कारण है कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल बात है, चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक अमाउंट में एनर्जी लगेगी, अर्थात उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा। ये बात भी हो गया। अब आइए बात करते हैं हम लोग, अब आइए बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, आप खत्म कर लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खत्म कर देते हैं इसको हम लोग। छोटा सा है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हम लोग करते हैं। क्या चाह रहा है, छोड़ दें? छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, एक छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसको अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पांचवा फैक्टर। यहाँ आपको पांचवा फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावशाली नाभिकीय आवेश। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, इसको छोड़ दे रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग इसको पूरा करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग पूरा करते हैं।